This is the Amresh J of Amresh Harsh Academy, and this is the crash and revision course of batch Harsh Spandan. Chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion, and this is the lecture number 2. My name is Dr. Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. मीन्स इसमें कुछ selected questions हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। अ बॉडी ए ऑफ मास m while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts. A body b of mass 1/3m and body c of mass 2/3m. ठीक है, ये A है। The center of mass of the bodies B and C taken together shifts compared to that of a body A towards which? ठीक है, कहते हैं बता A की तरफ में B और C टुगेदर किधर शिफ्ट करेगा? तो मेरा आंसर है कि डज नॉट शिफ्ट। तुम कहोगे क्यों? The center of mass of body B and C does not shift compared to the body A. It continues to the move vertically downward under the effect of gravity. This is because there is no external force. यहाँ पे कोई भी external force नहीं है। External force यहाँ पे कोई है क्या? नहीं। तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ ब्रेकिंग, आंसर है नो। बॉडी सी की तरफ क्योंकि ज्यादा मास है उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, आंसर है नहीं, क्योंकि अंडर ग्रेविटी हमने गिराया है। अगर सपोज कीजिए इस बॉडी को ऊपर से नीचे आप गिरा देंगे, ठीक है, ये दो पार्ट में ब्रेक भी हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होते हैं। ओके। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तब उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जिधर शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास भी उधर शिफ्ट करेगा। ओके। नाउ two identical particles move together each other with velocities 2v and v respectively. देखो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। यहां मास सपोज कीजिए m1 है, ये इसका मास m2 है और दोनों आपस में इक्वल हैं। क्या कह रहा है? आइडेंटिकल है। एंड v1 इज इक्वल टू 2v, इसकी वेलोसिटी 2v है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, इस डायरेक्शन को तो माइनस v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कह रहा है कि टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो VCM इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू को शिफ्ट कर दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए, सॉरी, m इंटू 2v प्लस m इंटू माइनस v अपॉन m प्लस m। 2mv minus mv become 1mv upon 2m. So m and m get cancelled. Answer should be v upon 2. Next number. Consider a two-particle system with particles having masses and m1 if the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d. By what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? पहले क्वेश्चन को समझा आपने, क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मासेस m1 एंड m2। ठीक है,
फर्स्ट पार्टिकल को इधर से पुश किया गया है। सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इधर से इसको पुश किया गया है, ठीक है, Yes, sir. टू अ डिस्टेंस d। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड पार्टिकल बी मूव्ड, कहता है इधर से क्या डिस्टेंस पे वो मूव करेगा, चाहे इधर मूव करेगा चाहे इधर मूव करेगा, जिससे कि सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन में रहे। तो देखो हाँ। इनिशियल पोजीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, XCM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये इनिशियल पोजीशन है। अभी इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ पे है, तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर D डिस्टेंस मूव कर गया, ठीक है, तो Yes. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुश किया है जिसके कारण D डिस्टेंस मूव किया है, तो मैं लिखूंगा क्या, आफ्टर मूविंग थ्रू द डिस्टेंस D, ठीक है, डिस्टेंस Yes. D टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हाँ। तो XCM इज इक्वल टू क्या होगा नाउ, ठीक है, या इसका हाँ। मतलब XCM तो सेम ही रहने देना है, तो XCM हाँ। अगर इसमें डैश होगा तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ। समझ में आ रहा है गौरव? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, M1 इंटू x1 माइनस D प्लस M2 इंटू x2 प्लस D डैश। हाँ, x2 प्लस, हाँ ठीक है। डिस्टेंस D डैश ट्रेवल किया है, हाँ। M1 plus M2. You know, this is the equation number second and here this is the equation number first. दोनों को कंपेयर कीजिए। And from equation first and second, M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2 is equal to M1 into x1 minus D plus M2 into x2 plus D dash upon M1 plus M2। हमें D dash की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, न्यू डिस्टेंस हमें पता करना है कि सेकेंड पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया। तो M1 plus M2, M1 plus M2 इज कैंसल, मल्टीप्लाई कर देते हैं। M1 x1 plus M2 x2 is equal to M1 x1 minus M1 D plus M2 x2 plus M2 D dash। Yes. M1 x1 M1 x1 cut, M2 x2 M2 x2 cut। Yes. Then you can say that M2 D dash is equal to M1 D। So now D dash should be M1 upon M2 into D। ठीक है, तो आंसर Yes, क्या हो जाएगा, M1 upon M2 into D। Your answer should be D number। Yes, sir. Yes, sir. Now, a thin rod of length L is lying along the x-axis, ठीक है, with its end at the x is equal to U and x is equal to L। Its linear density mass per unit length varies with x as k into x upon L to the power n। माना m is equal to क्या है यहाँ पे, k into x upon L to the power n। Linear density, yes. 0 or any positive number if the position XCM of the center of mass of the rod is plotted against n। सेंटर ऑफ मास और n के बीच का रिलेशन निकालना है, ग्राफ में देखना है। Which of the following graphs best approximates the dependence of CMN on n। सेंटर ऑफ मास और n के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्लियर है? Yes. पहले क्वेश्चन समझना बेटा कि एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू यू नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू 0 होना चाहिए, मिस्टेक हो चुका है ये। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L लेंथ है ये, ठीक है। Yes. Yes, और sir. लीनियर डेंसिटी जो है, मास पर यूनिट लेंथ जो है, ठीक है, m यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ m क्या है,
मास पर यूनिट लेंथ, mass density, हाँ ठीक है, इसके बीच ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। तो कहता है n जीरो भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, तो XCM और n के बीच का कैसा ग्राफ होगा। तो हाँ। अगर मैं ऐसा करूं कि n इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तब क्या होगा, देन k m इज m is equal to k, ये देखो x अपॉन l 0 0 टू द पावर n, सॉरी हाँ l अच्छा टू द पावर 0 मतलब 1 हुआ, 1 इंटू k क्या हो गया k, k दैट इज द कांस्टेंट, माना m क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब n 0 होगा Yes, sir. तो m कांस्टेंट होगा। हम्म, m माना yes, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, मैं बात। yes, अब इसका मतलब क्या है कि m जब कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो XCM कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। XCM विल लाई एट L/2। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, n इंक्रीजेज लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो लीनियर डेंसिटी भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अरेगा, हाँ देखो n x upon n, टू था तो सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे था। Yes. जैसे जैसे n की वैल्यू हाँ। बढ़ेगी तो x अपॉन l पे पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ पे लीनियर चार्ज लीनियर डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। देन सेंटर ऑफ मास, ठीक है, XCM लिख देता हूं मैं, शिफ्ट्स बियॉन्ड L/2, माना L/2 से वो भागता चला जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स L। मान लो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर n बार बढ़ाते गए, सेंटर ऑफ मास इधर बढ़ता चला गया। ओके, अगर मैं यस, की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर n की वैल्यू मैं मैक्सिमम कर दूं, वेरी लार्ज, ठीक है, तब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर अप्रोच करेगा, ठीक है, हाँ then you can say that XCM approaches ended, मतलब लास्ट एंड या एंड ऑफ द रोड, ऐसा लिख देते हैं। Yes, sir. हाँ तो अब समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे था, n की वैल्यू बढ़ाया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास, लास्ट एक ऐसा कंडीशन आएगा जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता है, Yes, sir. क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है इसीलिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो तो जरा, x इज इक्वल टू L/2, ठीक है, तो देखो L/2 तो इसमें भी है, यहां भी है और यहां भी है, यहां नहीं है, तो ये वाला ग्राफ गया, ठीक है। इसको Yes. कैंसिलेशन रूल कहते हैं, जो मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया, ठीक है, जो काम का नहीं है उसको बोले कि तुम भाई नहीं हो, यू आर रॉन्ग। हाँ अब इस 3 में देखते हैं, x की वैल्यू 1 रखा मैंने, फिर 2 रखा, मैंने स्क्वायर क्यूब, तो इसका मतलब है कि वो बढ़ता जा रहा है, तो कांस्टेंट तो है नहीं, तो C भी गया। अब Yes, दो बचे, A और B बचा हुआ है। अब उसमें 2 3 4 रखते जाओगे तो वो डायरेक्टली बढ़ता जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि लूप आएगा। यहाँ देखते हो इसमें लूप जैसा है, तो ये भी गया। Yes, sir. देन योर आंसर वुड बी B नंबर। समझे, ठीक है। जब भी ग्राफ Yes, sir. सॉल्व करने में दिक्कत हो ना, तो इसी तरह से रुक के ठहर के थोड़ा सॉल्व कीजिए। देन योर आंसर शुड बी B नंबर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R, ठीक है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। क्वेश्चन पढ़ते एकदम ना जज करो, हाँ नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ा है, अभी पूरी नहीं बात। मतलब वो 2R, हाँ हाँ, मेजर डिस्क का सर्कुलर 2, डिस्क ऑफ रेडियस R इज रिमूव्ड, माने ये वाला जो रिमूव किया गया है इसका रेडियस R है। क्वेश्चन पढ़ते ही कन्फिगर, ठीक है।
देखा मैंने यहाँ पे गलत कन्फिगर किया था, इसलिए पेपर में जब तक पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन, घर में प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं ना, तो कन्फिगर नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, यस सर। Yes, sir. पहले आधा पार्ट पढ़ो, फिर आधा पढ़ो, बाद में एकदम पूरा क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तब जज करो कि क्या कहना चाहता है। तो सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रिमूव फ्रॉम अ बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस टू आर, मतलब ये बड़े वाले सर्कुलर डिस्क से छोटा वाला सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस आर है उसको हटा दिया गया है। Yes, sir. Thus that the circumferences of the disc coincide। ठीक है, देखो इसका जो सर्कमफेरेंस है एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जा रहा है। Yes, sir. यस। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज, ठीक है, अल्फा आर लिखा हुआ है, किसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो अल्फा आर है। देखते हैं ये क्या है, हो सकता है कहीं मिस्टेक ना हो। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था ओ पॉइंट पर, अब सेंटर ऑफ मास इसका अल्फा आर डिस्टेंस से इधर चला गया है, बिगर डिस्क से दूर चला गया है। तो कहता है वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझे आप लोग। यस सर। एक डिस्क Yes, था, sir. समझ गए. उसमें से छोटा वाला डिस्क काट के हटा लिया गया, तो सेंटर ऑफ मास तो पहले ओ पॉइंट पर होगा, लेकिन अब उसका जो है सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर चला गया। ठीक है, तो हाँ. कहते हैं बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कितना इजी क्वेश्चन है। या मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क, यू नो ओरिजिनल डिस्क का मास कितना है, कैपिटल एम। मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड क्या होगा। तो देखो पाई इंटू 2r होल स्क्वायर का मास जो है कैपिटल एम है, तो यूनिट का क्या होगा, m अपॉन पाई इंटू 2r अपॉन 2r होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पाई इंटू 2r होल स्क्वायर का मास कितना था, कैपिटल एम, तो यूनिट का कितना मास होगा, m अपॉन पाई इंटू 2r होल स्क्वायर। जो रिमूव किया गया है उसका कितना होगा, तो इंटू पाई आर स्क्वायर। यस ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में घेर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसका मास हमने m1 लेट कर लिया, तो वो क्या होगा, m अपॉन पाई इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैंने यहीं से कैलकुलेट करके लिखा है, पाई Yes. एंड पाई कट, आर स्क्वायर कट, सो m अपॉन 4। तो मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज, मास ऑफ remaining disk is equal to m minus m by 4 is equal to 3m upon 4। yes or no? Yes. Yes. तो पहले इसका Yes. सेंटर था O पर, अब इसका सेंटर O2 पे चला गया, और सिर्फ ये जो रिमूव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास O1 पर है। तो मैं लिख देता हूं, मासेस M1 एंड M2, ठीक है, आर कॉन्सेंट्रेटेड एट O1 and O2 respectively। ठीक है, O1 और O2 Yes. एंड O is the their center of mass। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि O बीच में सेंटर ऑफ मास है। Yes, sir. समझा मेरी बात या नहीं, हाँ सर। आतिया को नहीं समझ में आया। नहीं। जो रिमूव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास O1 है, हाँ। नॉन रिमूव पार्ट का सेंटर, मतलब जो क्या कहते हैं, रिमूव होने के बाद जो बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास O2 पे है। यस। तो अब जो सेंटर ऑफ मास बचेगा तो उसके बीच में ही कहीं पे होगा, O and O2 के वैसे O1 and O2 के बीच में। O1 और O2 के बीच में कहीं पे होगा, बीच में या थोड़ा आगे पीछे कहीं हो सकता है। हमने O लेट कर लिया भाई। यस सर। तो जब O पर हमने लेट किया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ, ठीक है, मोमेंट ऑफ M1 अबाउट O इज इक्वल टू
moment of M2 about O? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? r, ठीक है, Yes, sir. इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? अल्फा r. Alpha. So you know m into r get cancel. So 1/4 is equal to, ठीक है, 3l Yes. m/4r, तो m r कट गया तो 3 अल्फा अपॉन क्या बचा हुआ है? यहाँ पे 4 बचना चाहिए था, हमने मिस्टेक से लिख दिया था. यस, Yes. 4 and 4 cancel, alpha is equal to 1/3. Answer. So your answer should be A number. सर इसको एरिया वाले मेथड से किया तो वो कैसे करना है? किसमें? एरिया मेथड से, उससे भी यही कर सकते हैं, ठीक है. But सर A1 वही A2 मैं ट्राई किया था, मेरा उसमें- 2/3 आ रहा था. नहीं, उसको A1 A2 कर लीजिएगा. 2/3 आ रहा होगा जो कि नॉन रिमूव्ड है उसका, तो आफ्टर रिमूविंग 1 - 2/3 कर दीजिएगा, आंसर वही आ जाएगा. Okay. क्लियर है? Yes. हाँ. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में डाल के रखे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को, क्या टीचर को भी डाउट होता है इन सब में. बहुत सारे टीचर को मैंने देखा हुआ है कि सर सब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, रोटेशनल फंस जाता है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फंस जाता है, प्लीज बता दीजिए. ठीक है, तो इसीलिए इसमें मैंने भर भर के क्वेश्चन डाले, 3 4 5 शीट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए. हाँ. Distance of the center of mass of a solid uniform cone from its Yeah. vertex is Z0. एकदम ना ठहर के पढ़ो क्वेश्चन, कोई हड़बड़ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं ट्रेन नहीं छूट रही, कहीं प्लेन नहीं छूट रहा है, आराम से समझ Yeah. के. Distance of the center of mass of a solid uniform cone from its vertex is Z0. ठीक है, मान लो यहां से यहां कहीं पे Z0 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, ऐसा एज्यूम कर लिया. इफ द Yes. रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r, कहता है इसका रेडियस कितना है? r है, एंड हाइट इज h, देन zq इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तब कहता है Yes. कि zq क्या होगा. अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले तो आपने Z0 लिखा, ये zq क्या है? एक्चुअल में ये Z0 ही है. ठीक है, लो मैं पूरे को हटा के अच्छे से लिख देता हूं, Z, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था एडवांस में, तो उसमें O की जगह मतलब O पॉइंट को छोड़कर QQ पॉइंट लिखा हुआ था, इसीलिए सेम टू सेम ये कॉपी किया गया ना, ऐसा इसलिए लिखा गया है. पर यही समझ लो Z0 है बस, इसलिए टेंशन खत्म. ठीक है. Yes. देखिए अगर ये आपके पास कोन है तो उसका एक यूनिफॉर्म स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे तो डिस्क की तरह होगा, इस तरह से होगा. गौरव भैया यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आया सर. आतिया क्लियर है? Yes sir. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क, मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क, तो यू नो दिस इज द पाई r स्क्वायर dz इंटू रो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही लिखा है मैंने. Yes, sir. और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ. लेंथ माना यहाँ ब्रेड्थ, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? dz है. Yes, sir. Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए. नहीं. अब इस दो ट्राइंगल, गौरव दिक्कत है क्या? नहीं सर. अब इस दोनों ट्राइंगल में देखिए, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ये और ये टोटल. Yes, sir. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू Z अपॉन H, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी. Yes, sir. मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, उतना ज्यादा क्या लिखूं मैं. तो R इज इक्वल टू कैपिटल R Z अपॉन H. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो Z0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, सेंटर ऑफ मास का. Yes. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h पाई r स्क्वायर dz इंटू रो इंटू z
अपॉन, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। यस और नो? Yes, sir. क्या दिक्कत हुई आतिया को क्या? नहीं सर, ठीक है। नहीं समझ अभी समझा। ठीक है, क्योंकि ये कौन है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब इंटीग्रल फ्रॉम 0 to h पाई इंटू, अब आर स्मॉल आर की जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, आर जेड अपॉन एच होल स्क्वायर इंटू डी जेड इंटू रो इंटू एच अपॉन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच रो। ठीक है, अब हाँ। इसको इंटीग्रेट कर दो और जो जो कैंसिल है कैंसिल कर दीजिए, रो रो कैंसिल, 1/3 और यहाँ क्या बचेगा 1/3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 3 अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच बिकम एच क्यूब, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to h z क्यूब डी जेड is equal to 3 upon h cube into z to the power 4/4, higher limit minus lower limit, h to the power 4/4, h cube and h4 को कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा h, then answer should be 3h/4. Your answer is B number. Clear है? Yes, sir. Yes sir. Now question number 7, also very very important. A uniform thin rod AB of length L has linear mass density mu x is equal to A plus bx upon L, where x is measured from A if the center of mass of the rod lies at a distance of 7/12 L from A. यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, देन ए और बी के बीच का क्या रिलेशन है? Yes. So easy. तो देखिए XCM इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L म्यू dx इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ म्यू dx। ठीक है, अच्छा, म्यू डीएक्स से तो मास आएगा ना? हाँ, डेंसिटी इंटू लेंथ तो मास आ गया, इसलिए मैं मास उसकी आएगा। बात कर रहा हूँ। इनटू एक्स, हाँ ठीक तो है। यू नो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L म्यू के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ 0 to L a प्लस बी एक्स अपॉन एल dx। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया मैंने। Okay. अब XCM क्या है 7L/12 है, सो आई कैन राइट हियर 7L/12 इज इक्वल टू, अब x का इंटीग्रेशन कीजिए, x स्क्वायर अपॉन 2 माना L स्क्वायर अपॉन 2, तो AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब अपॉन 3 अपॉन AL प्लस BL अपॉन 2। ठीक है, L को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, सो यू नो A/2 प्लस B/3 अपॉन A प्लस B/2 इंटू L। ठीक है सर, ऊपर वाला पार्ट आपने कैसे कैंसिल कर दिया था? मतलब किसमें? पूरा एल एल है कैसे? अब देखो x है, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, तो L स्क्वायर अपॉन 2 AL स्क्वायर अपॉन 2 हाँ प्लस B इंटू, अब देखो ये क्या है BX अपॉन L है। ठीक है, BX अपॉन L है। इंटू एक्स किया हाँ, तो B अपॉन L को हटाया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया L क्यूब अपॉन 3। ठीक है, L क्यूब अपॉन 3 और यहाँ L है, L और क्यूब को कैंसिल कर दिया तो L स्क्वायर बचा। ओके L स्क्वायर पूरे में कॉमन लिया, नीचे भी L कॉमन लिया तो L बचा। ओके। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 7/12 इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम इज हियर 6, सो 3a प्लस 2b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2। क्लियर है? यस। तो यू नो 3a प्लस 2b अपॉन 6
इंटू 2/2a प्लस बी, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और 3 से Yes. फिर 12 को कट कर दो तो 7/4 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b/2a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14, तो b इज इक्वल टू 2a आंसर, ठीक है, देन योर आंसर शुड बी b इज इक्वल टू 2a, इक्वल टू 2b है तो ऑब्वियसली ये वाला होना चाहिए, b इक्वल टू 2a, ऑप्शन शुड बी b नंबर। Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now question number 8, a force of minus fk acts on O. The origin of the coordinate system, the torque about the point 1, -1 is what? ठीक है, अब देखिए वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू यू नो हियर गिवन माइनस एफ के कैप, इसको ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहाँ है उसका, तो यू नो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, -1 इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी माइनस जे कैप, -1 है इसीलिए, सो आई कैप minus j cap which is called vector of r. So you know vector of tau is equal to vector of r cross f is equal to I cap minus j cap cross minus f into k cap. f constant है, इसको बाहर कर दीजिए, माइनस आई कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू एफ आई क्रॉस के, तो माइनस हो गया, तो k क्रॉस आई कैप प्लस j क्रॉस आई के कैप, यू नो। सर हाँ बोलो। अच्छा नहीं, माइनस जे और माइनस मैंने उल्टा कर दिया ना, ठीक है, हाँ, तो यू नो f इंटू जे कैप प्लस आई कैप, सो f इंटू आई कैप प्लस जे कैप, इसको अपने से देख के कीजिए। Question number 9, you know, let F be the force acting on a particle having position vector of r and tau is the torque. Be the torque of this force about the origin. पहले क्वेश्चन को समझो, एक F फोर्स है जो किसी पार्टिकल पर लग रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर r है और टॉर्क टाउ है, ठीक है, yes. बताइए इसमें कौन सा सही है? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, अरे भाई टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, यस और नो? यस। तो वेक्टर टाउ इज परपेंडिकुलर टू द बोथ आर एंड एफ, ये आर अगर है और ये एफ है तो इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर होता है वो टॉर्क होता है, तो मैं लिखूं यहाँ पे लैंग्वेज में, वेक्टर टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ऑफ r and vector of f. yes or no? Yes. हाँ, जब yes. परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वेक्टर ऑफ r डॉट वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू 0 एंड डॉट वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू 0। अब ये वाला आंसर चेक कर लो किसमें है, फर्स्ट नंबर में नहीं है, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ में है, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। हाँ, अब इसके yes, लिए जोक सुना देता हूं तुम लोगों को, पीजे है पर जोक सुना देता हूं। Yes, sir. कुछ लड़कियां हैं, उन लोगों को जाके तुम बोलो कि लड़कियों के पास 50% दिमाग नहीं होता है, सारी लड़कियां देखना गुस्सा आ जाएगी, हाँ ऐसा बोल रहे हो 50% दिमाग नहीं होता है, तो उसको बोलो कि नहीं 50% के पास दिमाग होता है, तब देखना वो थोड़ा खुश हो जाएंगे। लेकिन रियल में जो है, जो तुम्हारी बात को समझ पा रही है वो क्या बोलेगी कि तुम गलत हो भाई, क्योंकि एक्चुअल में सबों के पास दिमाग होता है। yes. तो यहां भी वही है कि टॉर्क जो है वो क्या है, आर और एफ दोनों पे परपेंडिकुलर है, Yes, sir. ठीक है, और जब दोनों पे परपेंडिकुलर है तो टॉर्क जो है वो आर पर भी परपेंडिकुलर है और एफ पे भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आंसर yes. ठीक है। Yes. Yes. नाउ
एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू व्हाट। ठीक है, देखो टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, dl बाय dt। कह रहा है ये 0 है तो L क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि 0 टॉर्क होगा तभी ऐसा है। ये तो इसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कब हो सकता है, जब टॉर्क 0 होगा। यस सर। देख रहे गौरव, उलट उलट के क्वेश्चन पूछा जा रहा था। हाँ अपने फादर की बात बताता हूँ, हम लोग को फादर ऐसे नहीं पूछते थे कि 1 से 100 तक काउंटिंग बताओ, उल्टा पूछते थे, बोलते थे 100 से 1 तक बताओ जी। और हम लोग उसको इस लैंग्वेज में मैं थोड़ा सुनाता हूँ कैसे बोलते थे, 100 सैया 99 98 97 96 95, मतलब उल्टा बोलना पड़ता था। यहाँ इस क्वेश्चन में वही गेम है, समझो कि ये मेरे फादर ने बनाया, ऐसा समझ लो कि उल्टा क्वेश्चन है। क्या कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें एंगुलर मोमेंटम जो सेंट्रल फोर्स का है वो कांस्टेंट है, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो टॉर्क 0 होगा भाई। नेक्स्ट, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, हैज एंगुलर मोमेंटम इज L। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम L है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इतना इजी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या किया गया है, डबल किया गया है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, देन द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स व्हाट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, तो पहले समझिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट किया जाता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K अपॉन ओमेगा स्क्वायर। 2K अपॉन ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I into omega, you know, then 2K upon omega square into omega. Omega and square become cancel, so become 2K upon omega. कहाँ दिक्कत है बताइए। According to question, you know, angular frequency is doubled. Angular frequency is doubled and kinetic energy is halved. यही तो पूछा जा रहा है, वो यही तो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो देन एंगुलर मोमेंटम न्यू वाला जो है बिकम्स L डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू K अपॉन 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 इंटू 2K अपॉन ओमेगा। 2K अपॉन ओमेगा L है तो बिकम L अपॉन 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर। क्लियर है गौरव? यस। नेक्स्ट, a T-shaped object with dimensions shown in the figure, ये देखिए, is lying on a smooth floor. A force F is applied at the point P parallel to AB. ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, such that the object has only the translational motion without rotation. इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, रोटेशन नहीं हो रही है। Find the location of P with respect to C. ठीक है, कहता है पोजीशन बताइए C के रिस्पेक्ट में कहां पर होगा। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि AB पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है कहीं है, उसको O पॉइंट हमने लेट कर लिया, और CD पार्ट का कहीं पे है, उसको हमने, ठीक है, Q लेट कर लिया। ठीक है, और M इज द मास पर यूनिट लेंथ, M इज द मास पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, रोटेशन तो हो नहीं रही है, क्वेश्चन में यही ना कह रहा है कि रोटेशन नहीं हो रही है, तो मोमेंट ऑफ पार्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ पार्ट ए बी। हाँ, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ पार्ट ए बी अबाउट पी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सी डी अबाउट पी, क्योंकि रोटेशन जब नहीं हो रहा है तो दोनों का मोमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। यस, ठीक है, तो आई कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ पार्ट ए बी अबाउट पी is equal to moment of part CD about P। पी, ठीक है, तो देखो मोमेंट को कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू लेंथ। तो मास को कैसे, यहाँ तो ये m तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो m इंटू एल इज इक्वल टू मास, तो ml इंटू x इज इक्वल टू 2ml इंटू l माइनस x। यस और नो? ओके, क्या दिक्कत है बताइए मुझे। नहीं सर, इक्वल मोमेंट्स का ये तो समझ में आया। m और n कट, this l get cancel, so x is equal to 12 minus 2x, so 3x is Yes. equal to 12, so x is equal to 12 upon 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c। तो c के रिस्पेक्ट में तो इसको 12 के साथ माइनस कर दो, तो मैं क्या लिखूंगा, 12 के साथ माइनस करना ऑफ p फ्रॉम द एंड c। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना है, 12 है। ठीक है, सी तक, हाँ, कह रहे इधर से 12/3 है, तो इधर से क्या होगा, तो 12 minus 12/3, तो 3 to just 6 minus 2 become 4, so 4l upon 3, so your answer should be C number। yes सर or एक मिनट, बोलो। यस सर, तो मतलब इससे आपने कैसे लाइक समझा कि आपको मोमेंट ही निकालना है कि force F is applied to the point P parallel to AB such that the object has only translational motion without rotation। ठीक है, मैंने देखा कि रोटेशन नहीं हो रहा है, हाँ, इसका मतलब है कि दोनों मोमेंट आपस में इक्वल है, टॉर्क 0 है। हाँ, ओके। अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब टॉर्क 0 है ना भाई, टॉर्क 0। और टॉर्क 0 कब होता है, जब दोनों पार्ट का मोमेंट आपस में इक्वल होता है। अच्छा, यस सर, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. क्लियर, अभी समझ गया। तो वही मैंने इक्वेट कर दिया, और x जो है 12/3 ऊपर से निकला, तो नीचे से क्या होगा, तो माइनस कर दिया। माइनस कर, या नाउ a particle of mass m moves along line pc with velocity v as shown, what is the angular momentum of the particle of p। ठीक है, हाँ, पहले क्वेश्चन को समझो, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग लाइन pc, इस लाइन पर वो मूव कर रहा है यस, विद वेलोसिटी v, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब देखो एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, पार्टिकल मूव्स विद द v वेलोसिटी अलोंग द pc। ठीक है, तो एंगुलर Yes. मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि L इज इसमें इक्वल टू क्या वो फॉर्म, P की लाइन है। mvr sin थीटा, हाँ, यही ना होता है। हाँ होता है। Yes, ठीक sir. है, तो वो इसी लाइन पर मूव कर रहा है, तो थीटा 0 डिग्री हो गई, हाँ, तो L इज इक्वल टू mvr इंटू 0, आंसर इज 0, योर ऑप्शन शुड बी डी नंबर। अच्छा, अलोंग लाइन पीसी जा रहा है और वही लाइन पीसी पे पी पॉइंट पे निकालना है, तो हाँ, उसी लाइन पॉइंट पी पे निकालना है। अगर मुझे किसी Yes. और पॉइंट पर निकालने बोलता तो मैं फिर बोलता कि भाई उसकी वैल्यू इतनी होगी उतनी होगी। तो जैसे कोई और पॉइंट का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा और आगे है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। ओके, A bob of mass m attached to an inextensible string of length L
is suspended from a vertical support. देखो यहां से ये बॉब है. The bob rotates in a horizontal circle. ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे horizontal circle में, ऐसे ऐसे with an angular speed omega radian per second about the vertical, about the point of suspension. कहता है इसमें कौन सा करेक्ट होगा. एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है वो. तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, mvr. तो m इंटू वेक्टर ऑफ r क्रॉस v. यस और नो? Yes. तो मैग्नीट्यूड ऑफ L इज इक्वल टू mvl. यस और नो? Yes. L के पास जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, but the direction of L will change as the bob rotates in the figure. तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. अब देखो आंसर कौन सा है, सी नंबर. एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड. Yes. Yes, sir. हमेशा एक बात को जान लीजिए, क्वेश्चन हिंट्स दे रहा होता है. कहीं भी सांप रहेगा वो फुफकार रहा होता है, स्नेक जो है हिस कर रहा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन भी ना आपको सपोर्ट कर रहा होता है, दे बता रहा होता है कि भैया यही है, ये निकालना है. Yes. Now, a small particle of mass m is projected at an angle beta with the x-axis with an initial velocity v0 in the xy plane as shown in the figure. At a time t which is the less than the v0 sin theta by g, the angular momentum of the particle is what? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये टफ भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है. ठीक है, पहली बात क्वेश्चन को समझो, ये कहना क्या चाहता है. कहता है कि एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम निकालिए. तो मैं क्या करूंगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, dl बाय dt होता है. यस और नो? Yes. 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 Sir. Yes, sir. तो L इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अब टॉर्क हमें निकालना है. ठीक है, तो टॉर्क कैसे लिखते हैं, R क्रॉस F. ठीक है, और नीचे तो से RF ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मतलब अपोजिट हो रहा है, इसलिए माइनस लिखा मैंने. mg इंटू एक्स इंटू dt और k कैप, मतलब z एक्सिस में होगा. तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ mg इंटू v नॉट कॉस थीटा. ठीक है, हाँ. कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 के कैप. ना रुक जाओ, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्या हो गया? गड़बड़ कर दी है. रुक जाओ मुझे देखने दो, कहीं और तरीके से करता हूं. मैंने माइनस mgx dt के कैप लिखा मैंने. ठीक है, माइनस mg इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, v नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी क्या होगा इस कंपोनेंट में, v नॉट कॉस थीटा. ठीक है, dt को कॉपी कर दिया और k कैप लिख दिया. यहां तक क्या दिक्कत है बताइए पहले मुझे लग रहा है इसमें कम समझ में आया होगा आप लोगों को. सही. Yes. Sir. L इज इक्वल टू टाउ dt है, यहां तक क्लियर है. हाँ. हाँ, sir. टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है. Yes. Sir. ठीक है, Yes, sir. फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, वेट mg. Wait mg. हाँ. ठीक है, R की जगह क्या है, सपोज करो वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो x लेट कर लिया. Okay. तो mg हाँ. x लिख दिया, dt लिख दिया यहाँ पे, और k कैप कॉपी कर लिया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस पे. Yes. Sir. mg को मैंने कॉपी कर लिया, x इज इक्वल टू, और तुम कहोगे सर माइनस क्यों साइन लगाया,
देखो एक्चुअल में ये बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो डाउन की तरफ होगा ना, हाँ सर। हाँ अगर ऐसे फेंकते तब ऊपर की तरफ होता है, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है। और लेकिन हाँ। मैंने ऐसे नहीं देखा, मैंने एंगल से देखा, मैंने ऐसे देखा RF साइन माइनस थीटा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ और ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव, तो ऐसे एंगल बना रहा है, तो मैंने माइनस थीटा, मैंने ऐसे देख के माइनस लिखा था। अच्छा mg लिख दिया x, मैंने x मैंने x एक्सिस में डिस्टेंस, तो क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने v नॉट cos थीटा इनटू t और dt के कैप। ठीक है, यस अब सॉल्व कर लीजिए। माइनस mg v नॉट cos थीटा इज कांस्टेंट। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2 k कैप। देन योर आंसर शुड बी माइनस हाफ mg v नॉट t स्क्वायर cos थीटा k कैप। आंसर इज डी नंबर। यस और नो? यस Next question. A particle of mass 2 kg is on a smooth horizontal table and moves in a circular path of radius 0.6 meter. ठीक है, the height of the table from the ground is 0.8 meter. यस The angular speed of the particle is 12 radian per second. The magnitude of its angular momentum about a point on the ground right under the center of the circle is what? You know angular momentum L is equal to mvr sin theta, और यहाँ sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, m इंटू v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो r इज द 0.6, तो 0.6 ओमेगा इंटू r। सो यू नो यस kg है, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 2 जा 8, 12 8 जा, ठीक है, 2 इंटू 0.6 तो ऐसे हो गया ना, 6 2 जा 12, 1.2 तो बराबर है 44 से, तो 0.144 पॉइंट, तो 14.4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये आंसर कौन सा नंबर हो? ए नंबर। आंसर कौन आता है? हाँ एंगुलर स्पीड ये आ रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना toward a इजी है? point 9, on the ground right under the center, मतलब इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, अच्छा राइट अंडर द सेंटर, मतलब ओ पॉइंट पे क्या? वो मतलब ओ पॉइंट के अबाउट वो मतलब मूव ऊपर में कर रहा है। ऐसे देखो टेबल इस तरह से, टेबल के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है। यस सर। 4 point masses, each of value m, are placed at the corners of a square ABCD of side L. The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD is what? ठीक है, अब देखो ये A है, ये B, ये C and D है, mass concentrated है, so I can say that AC is equal to BD is equal to under root L square plus L square is equal to root 2L. बिल्कुल। Moment of inertia IBD is equal to, ठीक है, m into a naught square mass into perpendicular mass into distance square plus m into CO square, तो m into अब AO क्या होगा, रूट 2L का हाफ, तो रूट 2L अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू रूट 2L अपॉन 2 का होल स्क्वायर। IBD हमने निकाल लिया, ये सेंटर के अबाउट हो गया, मुझे PQ के अबाउट निकालना है। तो बाय द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I can say that IPAQ is equal to IBD plus mass, तो 4m into distance square. So I can say that IPAQ is equal to IBD कितना होगा, रूट 2 से 2 को कट कर दीजिए, तो 1 by root 2, तो ml square by 2 plus ml square by 2 become ml square.
प्लस 4m इंटू √2l/2, ठीक है। तो क्या? √2 AO इज इक्वल टू क्या, हाँ, √2l/2 ना, तो yes, yes, yes. √2l/2 होल स्क्वायर, सो ml हाँ. स्क्वायर प्लस 4m इंटू 2l स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 4 4 कट, 2ml square plus 1ml square become 3. So your answer should be A number. Clear है? Yes, sir. Consider a uniform square sheet made of bright material. If its side is V, mass m and moment of inertia I about one of its diagonal, then moment of inertia क्या होगा? दिख ही रहा है ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो क्या लिखेंगे? By the perpendicular axis theorem. Yes. Perpendicular axis theorem. Mhm. I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. हाँ, I3 और I4 सर मतलब और दूसरे I1 और पेज में I2 परपेंडिकुलर है, हाँ 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 तो जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, कि I1 plus I2 is equal to I3 plus I4, but here हाँ. given I1 I2 I3 I4 both are equal, मतलब all are equal, हाँ क्या हो जाएगा, ma square upon 12, हाँ. then your answer should be B number. Okay. क्लियर है? Yes, sir. Next, for the given uniform square lamina ABCD whose center is O, कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ठीक है। तो यू नो I is the moment of inertia of a square about an axis through the O and perpendicular to the plane, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो देखो ये एक लेमिना है और उस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, या IAC, या यू ऐसे लिख सकते हैं IAC और IBD का सम होगा, तो IAC प्लस IBD इज इक्वल टू I, ठीक है। बट आई नो IAC इज इक्वल टू IBD क्योंकि डायगोनल दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 2IAC इज इक्वल टू I, सो IAC इज इक्वल टू I कैन से दैट I अपॉन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन इज हियर IAC इज इक्वल टू IEF आल्सो, ठीक है। EF है, EF हाँ, ओके। देन ऑप्शन शुड बी D नंबर, यस सर, ठीक है। ओके। EF का भी तो वही इक्वल होगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। हाँ, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, moment of inertia of a circular wire of mass m and radius r about its diameter is what, कितना इजी है। अगर ये रिंग बना रहा है तो क्या लिखें, ID प्लस ID इज इक्वल टू हाफ MR स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोग जानते ही थे, 2ID इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी कौन सा थ्योरम से हुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हुआ, क्योंकि ये डायमीटर दोनों परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस में स्पेलिंग AXES लिख रहा हूं मैं क्योंकि प्लूरल होता है इसीलिए, तो 2ID इज इक्वल टू हाफ MR स्क्वायर, so ID is equal to 1 upon 4 MR square, so answer should be B number. Now question number 21, a circular disc X of radius R is made from an iron plate of thickness T, and another disc Y of radius 4R is made from an iron plate of thickness T by 4. Then the relation between the moment of inertia of IX and IY is what? सपोज करो कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ आयरन है, डेंसिटी ऑफ आयरन, एंड यू नो हियर इट इज द सर्कुलर डिस्क, यही बोल रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क I इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ MR स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू हाफ MR स्क्वायर,
ठीक है। Yes. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम एक्स इंटू आर एक्स स्क्वायर। सो हाफ इंटू मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर। हाँ। सिमिलरली आई वाई निकालो, तो हाफ इंटू एम वाई आर वाई होल स्क्वायर, तो Yes. हाफ इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4r है ना, तो हाँ, तो 4r होल स्क्वायर, सॉरी 4r होल स्क्वायर इंटू थिकनेस अपॉन 4 इंटू, ठीक है, रो होल इंटू 4r स्क्वायर, 4r होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 स्क्वायर 16, इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। सो बिकम 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर टी रो इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर 16 4 जा तो 64, ठीक है। तो आंसर इज अच्छा। 64। तो कौन सा हो गया, 64, डी नंबर, ठीक है। हाँ। डी नंबर इज हियर, आई वाई इज इक्वल टू 64 of ix. So now Yes. this lecture is finished. कमिंग क्लास में हम लोग जेई मेंस के ही फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नाउ Yes. बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।